5 मार्च 2020 याक्ताबाद टाउन कराची। रिजविया सोसाइटी की जमाल फातिमा बिल्डिंग अचानक गिर गई। कई दिनों की कोशिश के बाद मलबे से निकाली गई 27 लाशें, जिनमें 8 खवातीन, 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। सिर्फ 3 महीने बाद लियारी में एक 5 मंजिला बिल्डिंग धड़ाम से नीचे आ गिरी। मजीद 22 जानें चली गई। और फिर 3 महीने बाद कुरंगी के अल्लाहवाला टाउन में भी यही हुआ। एक 4 मंजिला इमारत कोलैप्स हुई और 4 लोग जान से गए। मासूम लोग, उनकी चीखें, उनकी बेबसी, उनके नोहे। इनका कातिल कौन था? सरकारी इदारों की करप्शन, लालच और बेहिसी, और ये कातिल कभी नहीं पकड़ा गया। हमारा शहर कराची, जो पूरे रीजन का सबसे मैनेज्ड और खूबसूरत शहर था, अपनी ही तामीरात का कब्रिस्तान क्यों बन गया? ये कहानी 1-2 इमारतें गिरने की नहीं, ये फॉल ऑफ कराची की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसके पीछे दारुल हुकूमत छिन जाने का गम है, मास्टर प्लान्स के कत्ल की वारदातें हैं, ज़बान और नस्ल की बुनियादों पर नफरतों की आग, कलाशनकोफ और ड्रग माफिया का राज, और आज हर गली, हर मोहल्ले पर काबिज बेलगाम माफियाज की दहशत है। आज हम जानेंगे वो तमाम वजूहात और वो सारे फैसले जिन्होंने पाकिस्तान के दिल कराची को एक जिंदा लाश बना दिया। क्या आप में सच सुनने की हिम्मत है? तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चलिए हमारे साथ फॉल ऑफ कराची की कहानी में। ये रवैये हैं इस मुल्क के हुक्मरानों के, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के, जो कराची को सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं। हुक्मरानों के लिए कराची को डिवाइड, सब डिवाइड, बांटना, तोड़ना, ये वाहिद जरिया है कराची को कंट्रोल करने का। जब सारा पानी वहीं से भर दिया जाएगा तो फिर शहर में पानी आएगा कहाँ से? कराची इज द लार्जेस्ट सिटी फॉर एवरी एथनिक ग्रुप इन पाकिस्तान। कराची के अंदर कोयटा, जो कि बलूचिस्तान का कैपिटल है, वहाँ से ज़्यादा बलोच कराची में रहते हैं। सिंध का तो कैपिटल है, सबसे ज़्यादा सिंधी कराची में रहते हैं, वो तो समझ में आती है बात। मुजफ्फराबाद से ज़्यादा कश्मीरी कराची में रहते हैं। एबटाबाद से ज़्यादा हज़ारेवाल कराची में रहते हैं। मुल्तान से ज़्यादा सराइकी कराची में रहते हैं। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का सबसे बड़ा शहर कराची। गिलगित शहर से ज़्यादा गिलगिती कराची में रहते हैं। हुकूमत के साथ साथ यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है। वो सिस्टम जो है हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, और वो सिस्टम यहाँ के लोगों को फलता फूलता नहीं देखना चाहता। वो कराची को एक मिसाली शहर बनता हुआ नहीं देखना चाहता। वायलेंस तो उस फर्द ने, उस शख्स ने पैदा किया जो उसका जिम्मेदार था, जो उस घराने को चलाने का। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चे उसके जिम्मेदार हो? हम कल को उसके बच्चों को जिम्मेदार करार दें? हम उसी सिस्टम को करार दे सकते हैं जो उस घर को चला रहा था। अभी हम बहुत आगे निकल आए। अब हमें देखना कि अब जो शहर हमारा जिस हाल में है, जो एक यतीम शहर है, उसको क्या करना है। आज कराची करोड़ों लोगों का शहर है। यहाँ आसमान से बातें करती बिल्डिंग्स हैं, कान फाड़ता हुआ ट्रैफिक का शोर है, एक गहमा गहमी है, रौनक है, अफरा तफरी है। बट जस्ट फ्यू सेंचुरीज अगो देयर वाज नथिंग। समंदर की लहरें थीं और उनके सामने मछेरों की टूटी फूटी झोपड़ियाँ। बस ये था असल कराची। जब 1839 में अंग्रेज़ों ने कराची पर कब्जा किया तो ये छोटा सा एक टाउन था, सिर्फ 10,000 की आबादी वाला। और फिर शुरू हुई शहर की असल तारीख। ये अंग्रेज़ ही थे जिन्होंने इसे एक प्रॉपर शहर बनाया, यहाँ पोर्ट बनाया और फिर सिंध का कैपिटल भी। ये कराची की हिस्ट्री का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गोरों के जहन में कराची के लिए एक बाजार नक्शा था, एक प्लान्ड सिटी, और यूं शुरू हुआ प्रोजेक्ट कराची। Would that I could come again to see you in your grandeur. मास्टर प्लानर्स थे चार्ल्स नेपियर, बार्टल फ्रेयर और जेम्स स्ट्रैचन जैसे अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर्स और इंजीनियर्स। अब कराची को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया। कैंटोनमेंट फौज के लिए, साफ सुथरा खुला डुल्ला अलग इलाका। सिविल लाइंस अंग्रेज अफसरों और उनकी फैमिलीज़ के लिए, बड़े बंगले, क्लब्स और एलीट लाइफस्टाइल। फिर सदर बाज़ार अंग्रेज़ों और लोकल एलीट के लिए यूरोपियन स्टाइल का शॉपिंग एरिया, और बाकी बचा नेटिव टाउन या ओल्ड एरिया। ये थे लियारी और आसपास के इलाके जहां लोकल गरीब आबादी को बसाया गया। तंग गलियां, आबादी ज़्यादा, जगह कम और फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर। देखने में तो ये शहर एक ही था, नाम भी एक था, मगर रियलिटी कुछ और थी। ये एक नहीं 2 कराची का जन्म था।
एक वो जो एलीट की दुनिया हो और दूसरा वो जो अपने सर्वाइवल के लिए भी जंग लड़े। यही तकसीम, यही डिवीज़न हमें आज भी कराची में साफ नज़र आती है। लेकिन तब ये मसला इतना ज़्यादा नहीं था। कराची बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। अंग्रेज़ों ने यहाँ मॉडर्न पोर्ट बनाया, रेलवे लाइंस बिछाई, कराची को लाहौर और हिंदुस्तान के शहरों से जोड़ा, वाटर सप्लाई का सिस्टम बनाया, कुछ इलाकों में सीवरेज लाइंस भी डाली, सड़कें पक्की की और ट्राम तक शुरू कर दी। और हाँ, कराची की पहचान आज जिन आइकॉनिक बिल्डिंग्स से है ना, तकरीबन सारी की सारी अंग्रेज़ों के दौर में बनी है। फ्रेयर हॉल से एम्प्रेस मार्केट तक, मोहट्टा पैलेस से केपीटी बिल्डिंग तक, एक महफूज और तरक्की करता हुआ शहर देखकर हिंदुस्तान भर से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ चलते चले आए। पारसियों ने यहाँ एजुकेशन और हेल्थ में बड़ी इन्वेस्टमेंट की। ट्रेड, बैंकिंग और रियल एस्टेट की किंग हिंदू बरादरी यहाँ के बिजनेस पर छा गई। गोवन क्रिश्चियंस कम्युनिटी ने भी यहाँ आकर बड़ा नाम कमाया। मेमन, भोरा, खोजा से लेकर लोकल सिंधी और बलोच आबादी भी आगे आगे थी। ये एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी का जन्म था, एक ऐसा शहर जो साफ़ सुथरा था, पीसफुल था और यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। यहाँ तक के 1947 आ गया और पाकिस्तान बन गया और कराची अपनी जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस की वजह से दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क का पहला कैपिटल बना। ये कराची के लिए एक प्राउड मोमेंट था, लेकिन साथ ही आजमाइश का लम्हा भी। मगर आजमाइश क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान से महाजरीन का एक सैलाब कराची पहुंच रहा था। वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए लुटा दिया था, खून की नदियां पार करके पाकिस्तान पहुंचे, इतनी बड़ी तादाद में कि कराची की आबादी सिर्फ चंद महीनों में 4 लाख से 12 लाख तक जा पहुंची। वो शहर जो सिर्फ चंद लाख लोगों के लिए बना था, इसकी आबादी में अचानक 3 गुना इजाफा हो गया। टेंशन बढ़ गई, घर कहाँ से आए, पानी कहाँ से आए, नौकरियाँ कहाँ से मिलें, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ नाकाफ़ी हो गई। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था जिससे निमटना बिल्कुल आसान नहीं था। पहले कैंप सिटीज़ बने, खाली ज़मीनों पर लोगों ने झोपड़ियाँ डाल लीं, लेकिन ऐसे कब तक रहते? अब हुकूमत को लाजमन कुछ करना था। नाज़माबाद, लियाकताबाद, फेडरल एरिया जैसी नई आबादियाँ बसाई गईं, लेकिन कराची इससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था और वो भी बग़ैर किसी प्लानिंग के। इमरजेंसी में जो हो सकता था वो किया गया, लेकिन कराची के अनप्लैन्ड अर्बन स्प्रॉल यानी बेहंगम फैलाव को कोई नहीं रोक सकता था। और यहीं पर शहर के पहले बड़े मसले ने जन्म लिया। यस, कच्ची आबादी। हमारी जो आबादियाँ थीं वो पुरानी आबादियाँ थीं जो 47 से पहले वो अकोमोडेट ही नहीं कर सकती थी जो इतना बड़ा इन्फ्लक्स हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो शहर 4,35,000 का था वो 4 साल के अंदर 10,64,000 का हो गया, डबल से ज़्यादा। जितनी आबादी थी उससे ज़्यादा आबादी 4 साल के अंदर आ गई, तो अकोमोडेट कहाँ हो? कराची को अब प्लानिंग की ज़रूरत थी, बल्कि मास्टर प्लान की ज़रूरत थी, जो आया 11 साल बाद 1958 में। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन सिस्टम नहीं बन पाया। अगले 11 साल तक पाकिस्तान के 7 वज़ीर आज़म बदले और फिर आ गया डिक्टेटरशिप का दौर। अयूब खान आए और आते ही कराची के लिए एक मास्टर प्लान ले आए, 1958 का डॉक्सिडिस प्लान। ये एक ग्रीक अर्बन प्लानर कॉन्स्टेंटिनस डॉक्सिडिस ने बनाया था और प्लान को नाम दिया गया ग्रेटर कराची रीसेटलमेंट प्लान। ये प्लान था शहर को मुख्तलिफ सेक्टर्स या ह्यूमन कम्युनिटीज़ में तकसीम करने का, जहाँ हर कम्युनिटी की ज़रूरतें पूरी हों, इनके अपने स्कूल, अपने बाज़ार, अपने पार्क और अपने हस्पताल हों। और इसी प्रोजेक्ट के तहत 2 टाउनशिप बनाने का मंसूबा भी सामने आया। पहला कोरंगी तकरीबन 5 लाख लोगों के लिए और दूसरा नॉर्थ कराची तकरीबन 3 लाख लोगों के लिए, जहां लो इनकम ग्रुप्स के लिए हज़ारों छोटे सस्ते मकानात और प्लॉट्स, रेजिडेंशियल एरियाज से दूर इंडस्ट्रियल जोन्स, वाटर एंड सेवरेज लाइंस और साथ ही ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स भी। फिर शहर से जोड़ने के लिए सड़कों का पूरा जाल, बल्कि लियारी एक्सप्रेसवे का सबसे पहला ख्याल भी इसी प्लान में शामिल था। एक ऐसा विजन जिस पर मुकम्मल अमल हो जाता तो शायद कराची बहुत मुख्तलिफ होता। बहरहाल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस प्लान पर अमल दरामद की भारी जिम्मेदारी दे दी गई। काम शुरू हुआ। कोरंगी और नॉर्थ कराची में कुछ मकानात बने भी, कुछ सड़कें भी बनी और फिर इस ख्वाब का कत्ल हो गया। तो लिहाजा जब प्लानिंग का किस्सा हुआ और शुरू भी किया
तो उसमें भी फिर ये हुआ कि पहले उन्होंने कहा कि कच्ची आबादियों को यहाँ से हटा दें, वो हटाया तो जैसे ये आपको डॉक्सियारिस का प्लान है, रीसेटलमेंट खाली उस पर तवज्जो दी। अब वो जो लोग थे उनको जहाँ उनको काम मिलता था वहाँ से उठा के बहुत दूर भेज दिया गया, वो लोग फिर वापस आ गए, तो कच्ची आबादी का मसला तो फिर हल नहीं हुआ ना। मगर इस ख्वाब के कातिल कौन थे? आइए आपको एक एक करके बताता हूँ। कातिल नंबर 1, दी पॉलिटिकल विल। कोई भी मास्टर प्लान हो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगता है, मुसलसल सपोर्ट और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी। लेकिन यहाँ कराची के साथ एक धोखा हो गया। 1959 में सदर अयूब खान ने एक ऐसा फैसला कर दिया जिसकी कीमत कराची आज भी भुगत रहा है। वो था कैपिटल को कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट करना। इन्हें इस काम की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने इस्लामाबाद बनने का इंतज़ार भी नहीं किया। पहले कैपिटल को पिंडी ले गए और फिर वहाँ से इस्लामाबाद। लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने की वजह क्या थी? कहा गया कि कराची की आबो हवा ठीक नहीं है, यहाँ महाजरीन का दबाव बहुत ज़्यादा है, शहर सरहद के करीब है और पता नहीं कौन कौन सी बातें। लेकिन असल वजूहात शायद सियासी थी। अयूब खान को कराची की एक्टिव और ज़रा बागियाना किस्म की सियासी फ़िज़ा पसंद नहीं थी। वो ऐसा कैपिटल चाहते थे जो उनके कंट्रोल में हो। अगर आपने कैपिटल शिफ्ट कर दिया, कराची के साथ सौतेला सलूक शुरू हो गया, यहाँ पर हर तरह से लोग आते भी रहे, उनको बसाने का नहीं किया, क्योंकि हम ये भी तो कर सकते थे कि जब लोग आए तो उनको आप सही तरीके से बसा दें। मालूम था ना क्या आ रहे हैं, तो क्यों नहीं बसा सकते थे? जैसे कि डेवलपर्स ने किया या स्पेकुलेटर्स ने, कि उन्हें पहले से वो प्लॉट काट दी और लोगों का कहा आ जाए यहाँ रह जाओ। हुकूमत भी तो ये कर सकती थी, लेकिन उस ज़माने में नहीं सोचा गया। और इस कैपिटल शिफ्ट होने के फैसले का कराची पर क्या असर पड़ा? एक्सट्रीमली नेगेटिव। शहर की सियासी अहमियत एकदम ख़त्म हो गई। कराची के लिए बनाए गए तरक्याती मंसूबे या तो ख़त्म कर दिए गए या उन पर अमल दरामद बहुत ही सुस्त हो गया। यहाँ रहने वालों को पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारा कोई वाली वारिस नहीं। ये था वो पहला कातिल जिसने कराची को यतीम कर दिया और मुस्तकबिल की बर्बादी का दरवाज़ा खोल दिया। हमारे दोस्त जावेद हनीफ, आजकल तो खैर वो MP हो गए, एस चेयरमैन KPT, उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की कि भाई हम कोस्टल हाईवे बनाना चाहते हैं जो ट्रैफिक हमारा लेके बाहर निकालते हैं। वो 8 अरब रुपए की कॉस्ट थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंतहाई खुशी से उसको अग्री कर लिया, क्योंकि कराची पोर्ट पे जो शिप्स आ रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं, वो डॉलर्स में कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट गया, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की तरफ गई, सीधा फेडरल गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप अपने पैसों से बनाएं, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन जो है वो कराची के नाम पर नहीं ले सकते। मगर यही जब लाहौर में हुआ, जब ऑरेंज ट्रेन चली, कोस्टल हाईवे अपने आप को पे कर देती, अपना जो वो थी उतारने की KPT सक्कत रखती थी। ऑरेंज ट्रेन कभी भी अपना जो वो है रीपेमेंट नहीं कर सकती, मगर धड़ल्ले से आपने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलाई। कराची के अंदर आप सर्कुलर रेलवे जिसका ट्रैक मौजूद है, जिसकी अलाइनमेंट, आप वो नहीं चलाओगे। ये रवैये हैं इस मुल्क के हुक्मरानों के, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के, जो कराची को सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं। अफसोस की बात यह है कि अयूब खान के बाद कई हुकूमतें आईं, याहिया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक और बहुत सारे, लेकिन किसी ने कराची के मास्टर प्लान को सीरियस नहीं लिया और KTA पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नेपोटिज्म और करप्शन का गढ़ बनता चला गया। इसके सरबराह सियासी बुनियादों पर आते और जाते इदारा बर्बाद होता चला गया और साथ ही शहर भी। आप एक तरफ ट्रेड यूनियन को आपने कराची में ख़त्म कर दिया, आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म कर दिया, आपने जो भी लंगड़ी लूली पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके तमाम लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने करप्ट किया, उनको रिश्वतों पे लगाया, उनकी फाइलें मेंटेन की, और वो करने के बाद आज जो है कराची एक ऐसा लगता है जैसे सर्कस का मतकूब बूढ़ा शेर। मगर कराची के अंदर जो तवानाई है, जो कराची में लोगों का ये मसला, सिंधी महादिर पठान कराची में लोगों का मसला नहीं है, इस मसले को इस्टेब्लिशमेंट प्रमोट करती है ताकि लोगों को आपस में बांटा जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ कराची के कातिल नंबर 2 के बारे में। ये है लैंड माफिया और ताकतवर मफाद परस्त टोला।
कराची से कैपिटल का स्टेटस तो छिन चुका था, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब था, इंडस्ट्रियल सिटी, पोर्ट सिटी था। मुल्क भर से लोग रोज़गार के लिए यहाँ आ रहे थे। इसलिए चाहे हालात जितने भी ख़राब हों, आबादी कभी कम नहीं हुई। 1951 में कराची की आबादी 11 लाख थी, जो 10 साल बाद 19 लाख हुई। 1972 में 36 लाख तक जा पहुंची और 1981 में तो 54 लाख से भी आगे चली गई। जैसे जैसे शहर फैल रहा था, डिमांड एंड सप्लाई का रोल तेज़ी से काम करने लगा। ज़मीनों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची अब माफियाज़ के लिए गोल्ड माइन बन चुका था, जिस पर कब्ज़ा करने के लिए एक और माफिया ने जन्म लिया, जिसे हम आज लैंड माफिया कहते हैं। ये कोई एक शख्स नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था। कराची का एक बहुत बड़ा लैंड माफिया का डॉन होता था, उसका नाम था मोहम्मद खान। मोहम्मद खान ने ये बनारस, ये औरंगी से आगे पूरा का पूरा इलाका जो है वो किया। मोहम्मद खान के नाम पर मोहम्मद खान कॉलोनी है आज। कराची का दूसरा जो बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर था वो जन्नत गुल था। सुराब रोड पे जन्नत गुल टाउन है। आपने लैंड माफिया को सिर्फ और सिर्फ पैट्रनाइज नहीं किया, आपने तो उनको जो है ताज पहनाए सोने के। ये उन सब का नापाक गठजोड़ था जिन्होंने ज़मीनों पर दीदा दिलेरी से कब्जे किए। मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दी गईं। पार्क, खेल के मैदान और कब्रिस्तान वगैरह के लिए जगह थी, इनका लैंड यूज़ पैसे के जोर पर तब्दील करवा लिया गया। इन जगहों पर ऊंची ऊंची कमर्शियल बिल्डिंग्स बना दी गईं, शादी हॉल, बल्कि गैर कानूनी तौर पर रिहायशी आबादियाँ भी। छोटे छोटे 80 और 120 गज के प्लॉट्स काट कर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गईं, और जो कमी रह गई थी वो बगैर नक्शे के मंजिल पर मंजिल चढ़ाने के काम ने पूरा कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका काम ही यही है कि इसे रोके, वो खुद करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। ये काम यहाँ तक पहुँच गया कि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 2009 से 2015 के दरमियान शहर में 500 अरब से ज़्यादा की ज़मीन की खुर्द-बुर्द हुई। आपको पता है ये कितनी रकम बनती है? ये उस ज़माने के $5 बिलियन बनते हैं। यस, डॉलर्स। ये माफिया इतना ताकतवर कैसे बना? असल में इन्हें हासिल थी सियासी सरपरस्ती। हर बड़ी सियासी जमात, हर ताकतवर इदारे में उनके लोग जो बैठे थे। जब पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था KBCA, फिर उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बनाया। आपने देखा ना वहाँ पे कितनी अमल दखल है कि पीपल्स पार्टी का जोर होता था कि मेरा वहाँ पे मेरी चले, MQ वाले कोशिश करते थे कि मेरी चले। यानी जो यहाँ पे पावरफुल तंजीमें थी, उनका ये होता था कि ये बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा उनके पास आ जाए, क्योंकि उसमें सालाना अरबों रुपए का प्रॉफिट था, अरबों रुपए की नाजायज़ आमदनी थी। आप देखें ये जितनी सुपर हाईवे की ज़मीन, नेशनल हाईवे की ज़मीनें बिकी हैं, ये ज़मीनें तो जो ना कमर्शियल ज़मीनें नहीं थी। इन ज़मीनों को इन्होंने तरीक़ा सिखाया है MDA ने, LDA ने और SBCA ने कि इसको कैसे हम चेंज कराएंगे। इसमें जो सिस्टम था, सिस्टम इसमें शामिल था। सिस्टम ने उनको तरीक़े सिखलाए और तरीक़े सिखलाने के बाद उनको बताया कि इसकी कैटेगरी को हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें इतनी रिश्वत जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो इस पर जब बिल्डिंग बनेगी या प्रोजेक्ट बनेगा तो इसमें इतना प्रॉफिट होगा। तो बिल्डर आते गए, बिल्डर्स को रास्ता दिखाने वाले बहुत। अब कराची एक गैंगलैंड बन चुका था, जहां कानून की नहीं, पैसे और ताकत की हुक्मरानी थी। और फिर तीसरा कातिल कौन है? हम, आप और हमारी मजबूरियाँ। भाई, जब आवाम को सस्ते और कानूनी रास्ते ना मिलें तो वो क्या करेंगे? वो मजबूरन गैर कानूनी बस्तियों में ही जाएंगे और माफिया के हाथों ब्लैकमेल होंगे। यूं कराची का अजीमुल शान मास्टर प्लान कत्ल हो गया, बल्कि इसकी लाश भी ना मिली, बोरी बंद भी नहीं। कराची एक मुनज़्ज़म शहर बनने के बजाय एक बेहंगम, बेकाबू और बदसूरत हुजूम में तब्दील होता गया। एक ऐसा शहर जहां हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक था और कानून वो शायद छुट्टियों पर था। अब शहर एक प्रेशर कुकर बल्कि एक वोल्केनो बन चुका था, जो फटने के लिए तैयार था। अयूब दौर से लेकर आज तक दरमियान में और भी बहुत कुछ हुआ, ऐसा जिसने शहर की समझें कब्र खोद दी। ये प्लानिंग का पार्ट नहीं, ये डिस्ट्रक्शन का पार्ट है, और इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कराची की तबाही की एक बड़ी वजह ये भी है।
हुआ ये कि 1971 में पाकिस्तान की तारीख ने एक ख़तरनाक मोड़ ले लिया। कायदे आज़म का पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। ये सिर्फ जंग के मैदान में हार नहीं थी, ये पाकिस्तान के लिए एक आइडियोलॉजिकल नुकसान भी था। अब टू नेशन थ्योरी पर ही सवाल उठ रहे थे, उस नज़रिए पर जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। सवाल ये था कि अगर मज़हब ही कौम की बुनियाद है तो बंगाली मुसलमान अलग क्यों हुए। अब पाकिस्तान में मायूसी थी, बेयकीनी थी और साथ ही आइडेंटिटी क्राइसिस भी पैदा हो चुका था, जिसका पहला निशाना बने कराची के मुहाजिर, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब एक गैर यकीनी मुस्तकबिल उनके सामने था। क्या हमारी कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी? क्या मुल्क बच भी पाएगा? ये खौफ था और इसी बेचैनी के आलम में एक और हिजरत हुई। हज़ारों की तादाद में बिहारियों की आमद हुई। वो जो पाकिस्तानी थे बांग्लादेश से अपने वतन आ गए। ये कराची में हिजरत की एक नई लहर थी जो बाद में मज़ीद आती रही, बल्कि शायद आज तक डोमेस्टिक माइग्रेशन तो चल ही रही है। अभी चलते हैं इस अनोखे फ़ैसले की तरफ जिसने कराची की बर्बादी का आगाज़ किया। हुआ ये कि इस बचे कुचे पाकिस्तान के करता धरता थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुलाई 1972 में उनकी पीपल्स पार्टी ने एक अजीब फ़ैसला किया। सिंध असेंबली ने एक बिल मंजूर किया जिसके तहत सिंधी को सूबे की सरकारी ज़बान बना दिया गया। सिंध में सिंधी को सरकारी ज़बान बनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मसला ये था कि इसे वाहिद सरकारी ज़बान बनाया गया, जबकि पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोलने वालों की सबसे ज़्यादा आबादी सिंध में थी। वहाँ ये अजीब कदम उठाने का क्या मकसद था? सिंधी ज़बान और सकाफ़त को फ़रोग़ देना, सिंधी कौम परस्ती को हवा देना या महाजिर आबादी पर अपनी सियासी बरतरी कायम करना? जो भी हो, नतीजा बहुत बुरा निकला। कराची और हैदराबाद में तो समझें आग लग गई। उर्दू बोलने वालों ने इसे बड़ा हमला समझा, अपनी ज़बान पर, अपनी शनाख्त पर, अपनी सकाफ़त पर। इन्हें लगा जैसे इन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। और फिर वही हुआ जो 24-25 साल पहले मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था। ज़बान की बुनियाद पर फसादात। लेकिन पहले ढाका मैदान जंग बना था, अब कराची की सड़कें लाल हो रही थीं। यूं शहर बर्बादी के एक नए रास्ते पर चल पड़ा। इसकी एक नई शनाख्त बन गई, हंगामों का शहर। हुकूमत ने बाद में बिल में तरमीम भी की, लेकिन नफ़रत और तकसीम का बीज बोया जा चुका था, जिससे बाद में वो जहरीला पौधा बना जो एक खौफनाक दरख्त में तब्दील हो गया। हुक्मरानों के लिए कराची को डिवाइड सब डिवाइड, बांटना, तोड़ना, ये वाहिद जरिया है कराची को कंट्रोल करने का। कराची को सिंध से काटना, यहाँ पर बांटने के लिए यहाँ पर लसानी तंजीमों को स्ट्रोक किया गया, पख्तूनों को महाजरों से लड़ाया गया, महाजरों को सिंधियों से लड़ाया गया, ताकि डिवाइड एंड रूल कर सके। और याद रखें, कराची जो अब दारुल हुकूमत नहीं था, जिसकी सियासी अहमियत पहले वाली नहीं थी, जिसके वसाइल तो लिए जाते थे, मसाइल हल नहीं किए जाते थे, इस एहसास महरूमी में, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन में शहर ने अपनी कॉस्मोपॉलिटन शनाख्त खो दी और एक डिवाइडेड, अनसिक्योर्ड और अनसर्टेन फ्यूचर की जानिब बढ़ने लगा, जहां मज़ीद मुश्किलात इसके इंतज़ार में थी। 70 की दहाई ने तो सिर्फ ज़ख्म लगाए थे, असल क़यामत तो 80 की दहाई में टूटी, जब अफ़गानिस्तान में जंग उरूज पर थी, जिसने कराची को ऐसे जहन्नम में धकेल दिया कि शहर आज तक इससे निकल ना पाया। हुआ ये कि अफ़गानिस्तान में जंग शुरू होते ही लाखों अफ़गान शहरी मुल्क से निकल गए। ज़्यादातर ने पाकिस्तान का रुख किया और यहाँ भी ख़ास तौर पर कराची का। 78-79 में सोवियत यूनियन जो अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गई, तो उसके बाद वहाँ से बड़ी तादाद में जो अफ़गान महाजरीन हैं वो यहाँ पे आए। उसमें अच्छे लोग भी थे, बुरे थे। हमारी बदकिस्मती ये रही पाकिस्तान की कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की। शहर में पहले ही वसाइल की कमी थी, लेकिन अफ़गानों की आमद के बाद नए मसले जन्म लेने लगे। अफ़गानिस्तान का असलहा और मंशियात कराची में फैलती चली गईं। फिर सियासी इख्तलाफ हो या ज़ाती दुश्मनी, फ़ैसला होने लगा सिर्फ गोली से, और कुछ ही अरसे में कराची मैदान जंग बन गया। तो दूसरा यह है कि जो आता था उनमें से एक अक्सरियत के पास हिरन भी होती थी और हथियार भी होते थे। हथियार वो ओपन लेके घूमते थे। पाकिस्तानी को हथियार अलाउ नहीं था, कराची के लोगों को हथियार अलाउ नहीं था, अफगानियों को अलाउ था यहाँ पे। अच्छा, फिर आप देख लें कि 85 तक भी कराची में जो बॉर्डर एरिया कहलाता था, वो आपका जो सुराबगोट का पुल है, जब आप ये अंचोली क्रॉस करते हैं
ये पुल बॉर्डर था, इसको जो है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बोलते थे, यानी मजाक में। पुल क्रॉस करने के साथ ही दोनों साइड पे एक अंडरग्राउंड रास्ता जाता था। अब इस रास्ते से आप उतर जाएं तो एक बहुत बड़ी मार्केट थी जिसके दो तरफा उसमें दुकानें लगी होती थी। उन दुकानों में शीशे के इतने बड़े बड़े मर्तबान होते थे, उसमें हीरोइन भी होती थी, चर्स भी रखी होती थी और उसके अलावा मुख्तलिफ बोर की गोलियाँ होती थी। तरीक़ा ये होता था कि आपने यहाँ पे मनशियात की या हथियारों की ख़रीदारी की। अब आपको सुराबगुट का वापसी जब आप जाएंगे तो सुराबगुट का पुल क्रॉस करने के बाद आपको पुलिस मिलेगी। पुलिस वहाँ खड़ी होती थी और बसों से और गाड़ियों से आने वालों की तलाशी लेती थी। तो अब आपने 600 रुपये का रिवॉल्वर ले लिया, कुछ गोलियाँ ले ली, 1000 रुपये आपने खर्च कर दिए। तो आप उसको 200 रुपये दो और उसको बताओ कि मुझे जो है ना आयशा मंजिल पे, करीमाबाद पे, मुझे लियाकताबाद में या XYZ जहाँ आपको शहर में चाहिए आप उसको बता दें, वो पहुँचा देगा वहाँ तक। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हुकूमत भी थी, सिस्टम भी था, इस्टेब्लिशमेंट भी थी, उसके बावजूद सुराबगुट इलाका गैर नहीं था, पाकिस्तान से बाहर का इलाका नहीं था। सुराबगुट के उसके अंदर वहाँ पर ये एक असले की और मनशियात की मार्केट खुले आम कैसे चलती थी? वो ये वायलेंस में जिम्मेदार कौन हुआ? 1000 के करीब कराची के अंदर वो छोटे बड़े गिरोह हैं जो ड्रग्स और दीगर स्मगलिंग्स के अंदर अफगानिस्तान से चलता है, होता हुआ कराची पहुंचता है, कराची से फिर आगे जाता है। ये लाकानूनियत है। ये मुल्तान वाले अपने शहर में नहीं अलाउ करते, लाहौर वाले अपने शहर में नहीं अलाउ करते, पेशावर में ये लाकानूनियत नहीं बर्दाश्त करते। लोगों को पहचानते हैं, ये किसका बेटा है, किसका भतीजा है, ये कौन सा कबीला है, ये कौन सी। कराची में किसी को कोई पता ही नहीं है मेरे घर के बराबर कौन रहता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि बाय द टाइम मैं उसको जानना शुरू करता हूँ वो कहीं और मूव कर चुका होता है। एक तरफ हीरोइन अपने कदम जमा रही थी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 10 लाख नौजवान इस नशे की लत में गिरफ्तार हुए, तो दूसरी तरफ शहर के बदलते हुए डेमोग्राफिक्स। अब कराची की मकामी आबादी, पख्तूनों और अफगानों के बीच टेंशन बढ़ने लगी और फिर औरंगी और कस्बा कॉलोनी में महाजिर पठान फसादात हुए और शहर एक दलदल में फंसता चला गया। बेचैनी, एहसास महरूमी, सियासी खला, बढ़ता हुआ तशद्दुद और हाँ, कोटा सिस्टम भी, इन सब ने मिलकर एक सियासी पार्टी को जन्म दिया। एक ऐसी सियासी पार्टी जो किसी तूफ़ान की तरह कराची पर छा गई। नाम था मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जिसके लीडर थे अल्ताफ़ हुसैन, एक करिस्मेटिक लेकिन कंट्रोवर्शियल लीडर। MQM ने कराची में होने वाले इलेक्शन में बेपनाह कामयाबी हासिल की और अब अल्ताफ़ हुसैन कराची के बेताज बादशाह थे। इस ताकत के साथ शहर में वायलेंस का एक नया चैप्टर खुला, एक ज़्यादा सिस्टमेटिक, ज़्यादा बेरहम और ज़्यादा खौफनाक चैप्टर। शहर में टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी आम होने लगी। 80s से 90s तक कराची के लिए एक स्याह दौर था। शहर अमलन मैदान जंग बन चुका था। महाजिर पठान, महाजिर सिंधी, महाजिर पंजाबी, महाजिर बलोच फसादात के बाद जो कसर रह गई थी वो महाजिर फसादात ने पूरी कर दी और MQM 2 हिस्सों में बढ़ गई। औरंगी, कस्बा कॉलोनी, अलीगढ़, शाह फैसल, लांडी, औरंगी, लियारी, कोई इलाका महफूज नहीं था। हमला किसी एक जगह होता, आग पूरे शहर में लगती। कर्फ्यू, छापे, मुहासरे, कार्रवाइयाँ और फौजी ऑपरेशंस भी। तशद्दुद का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वो दिन ना गुजरता कि शहर में कहीं से बोरीबंद लाशें ना मिलती। तो आप उस ज़माने में आप अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर में एक चीज़ बड़ी नोट कर लें, अगर MQM पुरतशद्दुद नज़रियात रखती तो उसमें जो है ना आप उसके फार्मूला यानी इसको चीज़ को समझने के लिए ना अल्ताफ़ हुसैन की इब्तदाई तकरीरों पे चले जाएं। वो हुकूक़ के वाले से वाक़ई ये होता था कि वो कहते थे कि जो ना हमें हुकूक़ कैसे हासिल करने हैं, होती ना। अब हमें आज बोलते हैं कि तशद्दुद से, हथियार से, नहीं, ऐसे नहीं था। उन्होंने बताया कि 2 भाई थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, और उन भाइयों के जो है ना जो वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने तरके में जो है वो एक गाय छोड़ी, एक खजूर का दरख्त और एक कंबल। तो अल्ताफ़ हुसैन की ये जो वाक़या एक दफ़ा नहीं सैकड़ों बार अल्ताफ़ हुसैन ने तकारीर में सुनाया करते थे। ये बेसिकली उन्होंने कौम को पैगाम ये दिया कि हमें जो हुकूक़ हासिल करने हैं वो टेक्निक से हासिल करने हैं, जंग से, मार धाड़ से, बदमाशी से, गुंडागर्दी से हासिल नहीं करने। तो इसमें शुरू में तशद्दुद का अंसर कोई नहीं था।
इसमें तशद्दुद का अंसर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से जो सियासी अनासर होते थे और वो उनके दिलों में पाकिस्तान की वो अज़मत और वो रफ़त नहीं होती थी, तो उन्होंने ऐसे माहौल साजी की कि ये लोग तशद्दुद की तरफ माइल हो जाएं। जवाब में ऑपरेशंस हुए जिनमें हज़ारों गिरफ्तारियां भी हुई, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 90s में कराची में 20,000 से ज़ायद लोग सियासी और नस्ली तशद्दुद में मारे गए, हज़ारों अगवा हुए, लाखों की ज़िंदगियां बर्बाद हुईं। शहर कराची तबाह हो गया, रोशनियों का शहर अंधेरों का शहर बन गया, खौफ का शहर, मौत का शहर। ये था कराची की तारीख़ का वो भयानक बाब जिसने शहर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। और फिर नई सदी शुरू होते ही शहर का सिस्टमेटिक कत्ल शुरू हो गया। इस मर्तबा लड़ाई से नहीं, गोली या गाली से नहीं, बल्कि इसका इस्तेहसाल करके। 90 की दिहाई ख़त्म होते ही तूफ़ान कुछ थम गया, शायद इसलिए क्योंकि अब मारने के लिए दुश्मन कम रह गए थे या फिर लड़ने वाले ही थक गए थे। लेकिन क्या कराची को सुकून मिला? उसके ज़ख्म भरने लगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब एक ज़्यादा मुनज़्ज़म और शायद ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का इस्तेहसाल शुरू हो गया। अब सियासी तशद्दुद की जगह इकनॉमिक टेररिज्म ने ले ली। शहर पर अब माफियाज़ का राज था, ऐसा राज जिसने कराची के रहे सहे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बर्बाद कर दिया। उनमें पहली माफिया थी लैंड माफिया, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अब ये माफिया पॉलिटिकल पार्टीज़, ब्यूरोक्रेसी, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरपरस्ती में काम कर रहा था, यानी अपग्रेड होकर एक अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर बन चुका था। इस माफिया का काम था अब कराची की ज़मीनों को बेचना और हड़प करना, और इसके लिए एक नई टर्म सामने आई, यस, चाइना कटिंग। किसी बड़े सरकारी या फलाही प्लॉट पर कब्ज़ा किया जाता और गैर कानूनी तौर पर इसके छोटे छोटे प्लॉट्स बनाकर बेच दिए जाते। जनाब अली, जिसका दिल चाहे, चाहे वो कोहाट हो, चाहे वो शिकारपुर हो, चाहे वो मुल्तान हो, रहीम यार खान हो, मेलसी हो, कहीं से भी लोग जो हैं उठकर आ जाएं। उनको रेडीमेड मोहल्ले मौजूद हैं और वो उन्होंने बाद में उनके ज़मीन के पैसे भी बन गए, कागज़ भी बन गए और रेगुलराइज भी हो गए। कराची भी जब आबाद हुआ, लोगों को यहाँ पे पैसा नज़र आया तो मुख्तलिफ़ जगहों से लोग फिर यहाँ पे मुंतकिल हुए। पाकिस्तान के अंदर से भी, पाकिस्तान के बाहर से भी मुंतकिल हुए कराची में। तो इलीगल बहुत सारे लोग यहाँ पे थे जो पाकिस्तानी नहीं थे, यहाँ रहते थे। फिर एक और चीज़ वबा की तरह फैलना शुरू हुई, पोर्शंस। कराची से बाहर रहने वाले शायद ना जाने कि ये किस बला का नाम है। इन्हें बता देते हैं कि हर शहर में किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में एक ख़ास हद से ऊंची इमारत नहीं बन सकती। यही नहीं, बल्कि एक मंजिल भी ज़्यादा बनाने के लिए नक्शा मंजूर करवाना ज़रूरी है। लेकिन कराची का अपना ही कानून है। यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसका काम है शहर की प्लानिंग और तामीरात को महफूज बनाना। लेकिन असल में ये है करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा। यहाँ कानून कुछ नहीं, इसकी बस एक कीमत है। आप अदा कीजिए और मंजिल पर मंजिल चढ़ाते जाइए। लैंड माफिया में केएमसी के टॉप लैंड के और एंटी इंक्रोचमेंट के अफसर मौजूद हैं, पुलिस के एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के एसपीज मौजूद हैं, उसके अंदर मतलब हिस्सेदार हैं, उसमें लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान उसमें हैं, मिनिस्टर्स हैं आपके, वो सब के सब। उसकी वजह यह है ना कि कराची शहर से वफादारी नहीं। और आप लैंड माफिया, आप शायद जन्नत गुल और मोहम्मद खान जैसे नाम तलाश कर रहे हैं। जन्नत गुल, मोहम्मद खान तो फैसिलिटेटर्स हैं, ये तो इम्प्लीमेंटेटर्स हैं जो ज़मीन के ऊपर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। नतीजा ये निकला कि शहर कंक्रीट का एक बदसूरत और ख़तरनाक जंगल बन गया। छोटी छोटी गलियों में आपको 3 से 6 मंजिलों की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। ना पार्किंग, ना हवा, ना रोशनी और ना ही तामीर ऐसी कि बिल्डिंग कुछ साल खड़ी रह सके। और फिर वो हुआ जो हमने आपको शुरू में बताया था। शाह फैसल से लेकर बल्दिया, लियाकताबाद से लेकर कुरंगी तक बिल्डिंग्स एक एक करके गिरने लगी। कराची का दम घुटने लगा। इसका बहुत बड़ा नुकसान है ऐसे तमाम। एक तो कंक्रीट बेनतहा उसमें जाता है, जैसे कि हाई कार्बन, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस हो रही हैं जो कि शहर के लिए बहुत बुरी चीज़ है। इसके अलावा ये कि
जो हैं उसकी वजह से हवा रुक रही है। अब आप देखते हैं कि शहर कराची में पहले कहाँ हमेशा हवा होती थी, अब हवा ही बंद हो गई है और ये हर जगह बन रहा है। आमतौर पे होता है कि इसको बड़ी प्लानिंग से बनाया जाता है ताकि आप देखें कि जो उसका कॉरिडोर है हवा का वो ज़रूर रहे, जिससे कि वैसे लोगों को मिले। शहर में अमन व अमान तो पुराना मसला था, जिसे हल करने के लिए एक अजीब व गरीब सल्यूशन निकला, गेटेड कम्युनिटीज़। जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है वो भी चला आ रहा है हमारे पास कि एक इलाका ब्लैक टाउन था और एक वाइट टाउन था, और अभी भी यही हाल है कि एलीट के लिए आपका वाइट टाउन है और जो बाकी लोग उनके लिए ब्लैक टाउन है। तो वो कॉलोनियल माइंडसेट तो अभी हमारा चल रहा है, उसकी मसला तो हमारा यही वाला है सबसे बड़ा। तो हम चाहते ही नहीं कि आपस में लोग मिलें, हम चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं सबको दूर दूर रखें। लेकिन ये सोसाइटीज़ बनाई कहाँ जाती? इसके लिए शहर के गिर्द जो थोड़ा बहुत ग्रीन स्पेस बच गया था, इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। ज़राई ज़मीनों से लेकर मैंग्रोव्स के जंगलात तक, नदियों के रास्तों में या फिर झीलों की जगह, हर जगह प्लॉटिंग करके ये सोसाइटीज़ खड़ी कर दी गईं। और ये सब किसके लिए? आम आदमी के लिए? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अमीरों के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर शहर का सरमाया, शहर का पैसा इन एकड़ों पर फैली हुई वीरान सोसाइटीज़ में फंसा दिया गया, और वो भी शहर की माहौलियात को बर्बाद करके। अभी हमने बंद किए हुए सारे रास्ते, फिर हम कहते हैं पानी नहीं है। हमने कोई हर जगह कंक्रीट लगा दिया है, पानी ज़मीन में जाता ही नहीं है। जितना कंक्रीट हम शहर से निकाल सकते हैं निकाल दें, दैट्स द ओनली वे। वो आप करेंगे जब भी आपका पानी भी ज़मीन में जाएगा, जब भी आपकी इतनी जो गर्मी हर तरफ है वो भी ख़त्म होगी। और मेरा ख्याल है हमें करना चाहिए, वरना ये शहर बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। ना यहाँ पर सांस लेने की जगह होगी और यहाँ ना बच्चों के लिए कोई माहौल ऐसा होगा जिसमें कि वो पल सकें। इस पूरे अरसे में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ खर्च नहीं किया गया। कराची जैसा शहर, इतना बड़ा शहर जिसके एक तरफ मलीर नदी है तो दूसरी तरफ लियारी नदी, केंजर झील से भी नहर शहर को आती है तो हब डैम से भी पानी आता है, सामने समंदर है कि भाई डिसैलिनेशन प्लांट लगाकर पानी बना लो। लेकिन नहीं, शहर को 1200 मिलियन गैलन पानी की रोज़ाना ज़रूरत है, लेकिन इसे मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ 400 मिलियन गैलन बस। कराची का वाटर एंड सेवरेज बोर्ड एक सफ़ेद हाथी बन चुका है जो शहर का सबसे बुनियादी मसला हल करने में नाकाम है। लेकिन क्या ये सिर्फ नाअहली है? बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि 1978 तक कराची में पानी की डिमांड और सप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तब फौरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर टैंकर सर्विस शुरू की गई, और ऐसी शुरू हुई कि आज तकरीबन आधी सदी गुजर गई है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अब तो बिलियन रुपये इंडस्ट्री बन चुकी है। आज वाटर बोर्ड की ही लाइंस में गैर कानूनी कनेक्शंस लगाए जाते हैं, उनसे सरकारी पानी चोरी किया जाता है और फिर वही पानी महंगे दामों वाटर टैंकर्स के ज़रिए कराची वालों को बेचा जाता है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जब आवाम पैसा देकर पानी ख़रीद सकते हैं तो पाइपलाइंस के ज़रिए पानी घर तक पहुंचाने की क्या ज़रूरत है। और इस माफिया के पीछे कौन है? वही इन्फ्लुएंशियल लोग, वही सियासतदान, वही पुलिस और वाटर बोर्ड के अहलकार। मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने के अंदर एक डेडिकेटेड लाइन किलिस्टन के लिए डाली गई, जहाँ से पानी सप्लाई होता है ऊपर से, वहाँ से लाइन चली, गुलशन से वो लाइन जो है कश्मीर रोड पर आई, कश्मीर रोड से सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी पर आई, और सिंधी हाउसिंग सोसाइटी से वो पानी की लाइन जो है वो शाहराए फैसल पर आई, और मैंने शाहराए फैसल चलती हुई काट दी, जिस पर बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ और कंप्लेंट एक्टिंग चीफ मिनिस्टर को गई। फॉर द टाइम बिंग जो चीफ मिनिस्टर थे उनको कंप्लेंट गई, उन्होंने मुझे बुलाया एंड देन ही अप्रिशिएटेड कि आपने ठीक किया, और वो लाइन मैंने शाहराए फैसल काट के उसके अंदर से पानी की लाइन गुजारी। वो पानी की लाइन मेरे ख्याल से कमोबेश 1 अरब रुपए के अंदर डली थी, उसमें एक कतरा पानी नहीं छोड़ा जा रहा था। तो किससे पूछूं मैं कि क्यों पानी नहीं छोड़ा जा रहा? पानी छोड़ेंगे तो आएगा ना। पानी तो सारा आप दे रहे हैं टैंकरों को। हम जाके विजिट करके आए हैं, और विजिट करके हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो असलाह बरदार चारों तरफ से हमें घेरे में ले लिया कि आप लोग कौन हैं। 40 टैंकर खड़े हुए थे उस वक्त जब हम पहुँचे हैं, और 8 उनके डिस्पेंसिंग यूनिट्स पर पानी भरा जा रहा था बड़ी रफ्तार में। जब सारा पानी वहीं से भर दिया जाएगा तो फिर शहर में पानी आएगा कहाँ से? इन सब का मकसद एक ही है, हमें एक्सप्लॉइट करना, आवाम की जेब काटना और अपना बैंक बैलेंस बनाना। यहाँ कम से कम 10 टैंकर रोज़ाना आते हैं और 4000 रुपये फी टैंकर लेते हैं। 40,000 रुपये वो यहाँ से एक जगह से
जो है उनकी आमदनी है इस एक छोटी सी कॉलोनी से। इसमें 22 घर है। ये रफ्तार है तो आप इसकी कराची की आबादी से और कराची के हाउस सेंसस से इसको ज़रब करेंगे तो ये करोड़ों में बनता है। और कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, एक और बड़ी माफिया भी है, ट्रांसपोर्ट माफिया। कराची 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है जिसकी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। एक ज़माने में ट्रॉम चलती थी, सर्कुलर रेलवे थी, सरकारी बसों का पूरा निज़ाम था जो शहर की लाइफलाइन था, लेकिन ये सब बंद कर दिया गया। दुनिया नई सदी में सबवे और मेट्रोज़ के साथ दाखिल हुई और हम मिनी बसों के साथ। आज कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर क्या है? पुरानी खटारा धुआं छोड़ती बसें, चिंची रिक्शे जिनके ड्राइवर बेलगाम हैं, जिनके सामने कोई कानून नहीं, जिनका कोई रूट नहीं। वो सड़कों पर निकलते हैं, रोज़ाना हादसात करते हैं, शहरी मरते हैं, मगर किसी को परवाह है? हाँ, ग्रीन और ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन करोड़ों के शहर में इनकी क्या हैसियत है? ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी नहीं। फिर जितने साल इन नीली पीली लाइनों को बनाने में लगा रहे हैं ना, उनसे मज़ीद करप्शन के दरवाजे खुल रहे हैं। उनके लिए हाथी जिंदा लाख का, मरा 1.25 लाख का। अभी ये जो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो रेड लाइन मंसूबा चल रहा है, ये तकरीबन मलीर कैंट से आगे से लेके और ये कायद-ए-आज़म के मज़ार तक की ये रोड अफेक्टेड है और ये बहुत मेन आर्टरी है कराची का, बहुत ट्रैफिक इसके ऊपर होता है। इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए हुए आज 40 महीने होने वाले हैं। 40 महीने में ये अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा एज ए एकेडमिक रिसर्चर आर्गुमेंट ये है कि इन 40 महीने में इस रोड को इस्तेमाल करने वाले लोगों में लाखों के हिसाब से इजाफा हो चुका है, जो इस रोड से कनेक्टेड आबादियों में आ चुके, और हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का इजाफा हो चुका। तो जब आपने 40 महीने पहले अपना प्रोजेक्शन बनाया होगा कि भाई इस रोड पे इतना ट्रैफिक है, इतने पैसेंजर्स हैं, इतनी आबादी उसको इस्तेमाल करती है, तो जब आप अभी 40 महीने जो गुजर चुके हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब ये कंप्लीट होगा पता नहीं 50 महीने में हो, 45 महीने में, हमें नहीं पता, लेकिन लेट से 50 महीने में हो रहा है, अगले 10 महीने में, लेट से 1 साल में अगले हो जाएगा। तो वो 50 महीने में जो इसकी जो इजाफा हुआ है उसको आप कैसे, जब अब मतलब मेरा आर्गुमेंट ये है कि जब ये कंप्लीट होगा तब ये ऑलरेडी कंजस्टेड हो चुका होगा, क्योंकि आबादी कराची की इतनी तेजी से बढ़ रही। वैसे कराची की एक और पहचान भी बन गई है, अब तो इसे शहर की सौगात भी कहते हैं। यस, कचरा। हम पर हर किस्म का टैक्स तो लगता है, पर हमारे सरकारी इदारे कचरा उठाने का बुनियादी काम भी नहीं करते। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर करना नहीं चाहते, या शायद करते नहीं। शहर में रोज़ाना 16 से 20 हज़ार टन कचरा पैदा होता है, लेकिन उठाया कितना जाता है? नॉट इवन हाफ ऑफ इट। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना, चाइनीज़ कंपनियां भी आईं, लेकिन हालात बद से बदतर हुए। कचरा उठाने के ठेकों तक में अरबों रुपए की करप्शन की गई भाई, लेकिन इतने पैसे डकारने के बाद भी कचरा वैसा ही हमारी सड़कों पर, गलियों में, नालों में नजर आता है, जो बीमारियां फैला रहा है, शहर की खूबसूरती खराब कर रहा है। कराची को पाकिस्तान का डस्टबिन बनाया गया, जिसमें सारा कचरा, कूड़ा करकट यहाँ ला के डंप कर दो, ठीक है। कराची रोशनियों का शहर कहलाता था, कराची पढ़े लिखे लोगों का शहर कहलाता था, आज नहीं कहलाता, क्योंकि कराची के अंदर अब मेजॉरिटी उन लोगों की रही नहीं जो पढ़े लिखे थे। कराची में आज वो लोग रहते ही नहीं हैं जिनका शहर कराची है। कराची में लोग रहते हैं जिनके लिए कराची लॉन्चिंग पैड है, कराची दुबई है, कराची सोना निकालने का जरिया है। और जब तक ये हालत रहेगी, कराची इसी तरह से कस्मोप्रस्ती का शिकार रहेगा, इसी तरह से तबाही की तरफ। आप हैरान, मैं ऑनेस्टली हैरान होता था कि यार हम कितना नीचे जा सकते हैं, इसकी कोई इंतहा नहीं है, आप कितना नीचे जा सकते हैं। अभी तो मैंने कराची में बिजली और गैस के बहरान पर बात नहीं की, क्योंकि वो तो इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि उन पर अलग से वीडियोस बन जाएं। तो मुख्तसर ये कि कराची बर्बाद हो गया, इसके इदारे तबाह हो गए, KDA ख़त्म होकर MDA LDA जैसे मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ गई, KMC बेख्तियार, DMC बेवसाइल, SBCA करप्शन का गढ़, वाटर बोर्ड नाकारा। इन इदारों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, हर कोई अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालता है। और मास्टर प्लान डिपार्टमेंट
वो तो जैसे सिर्फ नक्शे बनाने और अलमारियों में सजाने के लिए है। इसकी सुनता कौन है? ये है आज के कराची की तस्वीर। एक ऐसा शहर जहां हर बेसिक फैसिलिटी एक माफिया के कंट्रोल में है, जहां इदारे नाकाम या करप्ट हो चुके हैं और जहां आवाम बेबस, लाचार और मजलूम हैं। ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं, ये सिस्टमैटिक एनार्की है जिसका फ़ायदा सिर्फ चंद ताकतवर लोग उठा रहे हैं और कीमत वो कराची का हर शहरी अदा करता है, अपनी सेहत, अपने सुकून और अपने मुस्तकबिल की सूरत में। मैं एक बड़े मिनिस्टर के पास बैठा हुआ था। मैंने उनसे कराची के हवाले से बात की कि अगर आप कहें तो मैं एक ऐसा मंसूबा बना के दूं कि कराची में लिसानी झगड़ा भी ख़त्म हो जाए, ना अपने आप को कोई महाजिर बोले, ना पठान बोले, ना पंजाबी बोले, यहाँ पे सब सुकून से रहे और सभी को राइट्स मिलें और ये कराची एक आइडियल मजबूत शहर हो जाएगा। तो मैंने कहा आप ताकतवर हैं, आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, मैं अगर आप बोले तो मैं करता हूँ। तो फिर वो मुझे उस पर कहने लगे कि मुबशिर भाई ये बताएं, आपको कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी जन्नत बनाने के लिए तो आप जो चाहे बोलो मेरे से ले लो, लेकिन ये कराची को क्यों करना चाहते हो आप? कहने लगे देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि हम ये मसाइल हल करते हैं तो फिर कराची की शहरी क्या करेंगे? मैं बोला कुछ नहीं करेंगे, रियासत को दुआएँ देंगे, हुकूमत को दुआएँ देंगे, सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। कहने लगे नहीं 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 नहीं। मैंने बोला आप बताएं फिर वो क्या करेंगे? कहने लगे फिर वो बोलेंगे कि सब कुछ तो मिल गया, अब हमारा बच्चा ना चीफ मिनिस्टर बने, हमारा बच्चा प्राइम मिनिस्टर बने, हमारा बच्चा जो है वो गवर्नर बने। बशीर साहब आप हमारे बिजनेस पे लात मार रहे हो। अगर पब्लिक को सब कुछ मिल गया तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसे अच्छी गुजरेगी? तो भाई इनको तकलीफ़ में मुब्तला रहने दो, जब भी हम खुशहाल रहें। ये मैं आपको अपने साथ बैठी हुई बात बता रहा हूँ। तो अब क्या करें? सिर्फ अफसोस या एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर खामोश होकर बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे तो कुछ नहीं बदलेगा। कराची आज जिस हाल में है ये एक कलेक्टिव फेलियर है और इसकी ज़िम्मेदारी किसी एक पर नहीं, हम सब पर आयद होती है। क्या कोई उम्मीद बाकी है? या हम ये मान लें कि ये शहर अब लाइलाज हो चुका है या बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है? उम्मीद हमेशा बाकी रहती है, लेकिन उम्मीद सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, उम्मीद अमल का नाम है, जद्दोजहद का नाम है। लेकिन मसला ये है कि कराची कभी किसी का अपना शहर नहीं रहा, ये हमेशा हिजरत का शहर रहा। यहाँ बसने वाले हमेशा बाहर से आए। ऐसे लोग भी हैं जिनके बाप दादा भी यहीं पैदा हुए, लेकिन पूछा जाए कि आप कहाँ से हैं तो कहेंगे हम तो दिल्ली के हैं, हालांकि इनकी 3 नस्लों ने कभी दिल्ली की शक्ल भी नहीं देखी होगी। अंदरूने मुल्क से यहाँ आकर बसने वाले भी कभी कराची के नहीं हुए, हमेशा अपने आबाई शहर के ही रहे। कराची is the largest city for every ethnic group in Pakistan. कराची के अंदर कोयटा जो कि बलूचिस्तान का कैपिटल है, वहाँ से ज़्यादा बलूच कराची में रहते हैं। सिंध का तो कैपिटल है, सबसे ज़्यादा सिंधी कराची में रहते हैं, वो तो समझ में आती है बात। मुजफ्फराबाद से ज़्यादा कश्मीरी कराची में रहते हैं, एबटाबाद से ज़्यादा हज़ारेवाल कराची में रहते हैं, मुल्तान से ज़्यादा सराइकी कराची में रहते हैं। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का सबसे बड़ा शहर कराची है। गिलगित शहर से ज़्यादा गिलगिती कराची में रहते हैं। तमाम जो इंडस्ट्रियल और पोर्ट जैसे शहर होते हैं वहाँ पर दुनिया में हर जगह उन शहरों में लोग आते हैं, मगर उनको खुला बैल नहीं छोड़ दिया जाता है। कोई भी शहर ऐसा जहाँ पे आबादी की नेचर, आधी आबादी या 40% या 45% आबादी का जो नेचर है वो ट्रांजिएंट हो। वो आज है, कल वापस अपने गांव चली गई, आज है, कल डेथ हो गई, डेड बॉडी गांव चली गई, अपने शहर चली गई। जब ये शहर इस किस्म का शहर या शहर का मिजाज बनना शुरू होता है तो उसके बाद शहरियों की लॉयल्टी शहर की तरफ या वफादारी जो है वो कम या ख़त्म हो जाती है। अच्छाई और बुराई दोनों कंटेजियस होती हैं, दोनों लगती हैं, क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट इस शहर में नहीं है। मैं कितनी दफ़ा ट्रैफिक पुलिस वालों से जब मेरी बात हुई, वो सब मुझसे कहते हैं साहब हमारा वापस जो है ट्रांसफ़र करवा दो, लड़काना करवा दो, फलानी जगह करा दो, यानी कि किसी उसमें, ताकि हमारी कराची शहर से जान छोड़े, मेरी माँ बीमार है फलाना। लेकिन जो यहाँ का सबसे ज़्यादा अपना हो सकता था, यानी महाजिर कम्युनिटी, इसे न जाने किसने पढ़ना लिखना छोड़कर बदमाशी सिखा दी। फिर जो हुआ वो सबके सामने है। आज कराची के मसाइल बहुत बड़े हैं, माफियाज बहुत ताकतवर हैं, निज़ाम बहुत करप्ट है, लेकिन अगर मजबूत इरादा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये इरादा आएगा कहाँ से? ये सियासी क़यादत से आना चाहिए। लेकिन क्या आएगा? वो क़यादत जो ख़ुद इस इस्तेहसाली निज़ाम का हिस्सा है या इससे फ़ायदा उठा रही है। ये इदारों से आना चाहिए।
लेकिन क्या आएगा? वो इदारे जो खुद करप्शन और नाअहली की दलदल में धंसे हुए हैं। तो फिर ये इरादा कहाँ से आएगा? शायद ये इरादा कराची के अवाम से ही आएगा, आपसे, मुझसे, हम सब से। जब आवाम बेदार होंगे, जब वो अपने हुकूक को पहचानेंगे, जब वो मुत्तहिद होंगे, जब वो सवाल पूछना शुरू करेंगे, जब वो एहतिसाब का मुतालबा करेंगे और जब वो खामोशी तोड़ेंगे, तब शायद तब्दीली की कोई किरण नज़र आए। लेकिन इसके लिए हमें ख़ुद को बदलना होगा, अपनी बेहिसी को ख़त्म करना होगा, अपनी तकसीम को भुलाना होगा और इस शहर को दोबारा अपनाना होगा, रिक्लेम करना होगा, एक ऐसे शहरी की तरह जो अपने शहर के लिए फ़िक्रमंद भी है और मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म भी। जितना हम एसफल्ट निकाल सकते हैं निकाल दें। जो आपका फ्लडिंग होती है, जो पानी, उसको समंदर में ना जाने दें, उसको हम या तो एक्वाफर में जाने दें, ज़मीन में जाए, और या फिर हम उसके लिए टैंक्स बनाएं, उसको हम संभालें। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हम शहर को अभी भी बेहतर कर सकते हैं। शहर के लोग जो हैं वो बड़े माशाल्लाह, उनमें बड़ी जान है, उनको मोबिलाइज़ करें और सब लोग अपनी अपनी गली को संभालना शुरू करें। कराची बेहतर हो सकता है, कराची वापस अपनी जो उसकी खोई हुई अज़मत है वो कर सकता है। उसके लिए कराची शहर की जो गवर्नेंस है कराची के शहरियों के पास होना ज़रूरी है। वो 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स नहीं हो सकते, वो 20 लैंड ओनिंग एजेंसीज नहीं हो सकती। इसका सोल्यूशन ये है कि आप कराची की पॉपुलेशन को डीकम्प्रेस करें। अब डीकम्प्रेस करने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो आबादी का जो प्रेशर है उसको रोका जाए। वो प्रेशर कैसे रोका जाए? प्रेशर रोकने का सिंपल सा लॉजिक है, वो ये है कि जो पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं, ये हैदराबाद, सक्खर, लड़काना, खैरपुर, ये 4 शहरों के ऊपर और 5वां अगर आप डाल दें मीरपुर खास, इन 5 शहरों के ऊपर अगर आप तवज्जो दें और इन 5 शहरों के अंदर एयरपोर्ट्स बनाएं, इन 5 शहरों के अच्छे अंदर यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, अच्छी बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएं और वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएं, मज़ीद जो बने हुए उसके अलावा, और अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएं। तो क्या होगा कि आबादी डीकम्प्रेस होगी यहाँ से। हुकूमत के साथ साथ यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है। वो सिस्टम जो है हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर होता है और वो सिस्टम यहाँ के लोगों को फलता फूलता नहीं देखना चाहता। वो कराची को एक मिसाली शहर बनता हुआ नहीं देखना चाहता। ये जो प्रोजेक्ट आज आप देख रहे हैं ना, जो नई नस्ल देख रही है, ये मेरे बचपने के प्रोजेक्ट हैं जो आज कंप्लीट हुए हैं। अब आपके दौर में जो नए प्रोजेक्ट बनेंगे वो आप देखें जाके कब जाके पूरे होंगे। तो ये जो तबाही बर्बादी है उसमें जो बड़ी जिम्मेदारी है वो यहाँ के बाअसर और ताकतवर और मुख्तदर और उस सिस्टम पर नाफिज होती है जो यहाँ के सारे नज़्म व नसक़ को चलाने का ज़िम्मेदार है। ये वीडियो आपको सिर्फ कराची की तबाही की दास्तान सुनाने के लिए नहीं थी, ये आपको झंझोड़ने के लिए थी, आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए थी कि क्या हम एक जिंदा कौम के तौर पर अपने सबसे बड़े शहर को यूं मरते हुए देखते रहेंगे या इसकी बका की जंग में अपना किरदार भी अदा करेंगे। फैसला आपका है, कराची का मुस्तकबिल आपके फैसलों में है।